कैसे हो 9th क्लास? अपना ऑनलाइन क्लासेस में जो पाठ्यक्रम है वो कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट क्लास में अपन ने केदारनाथ का परिचय पढ़ा था। मैं समझती हूँ सब बहनों ने अच्छी तरीके से कर लिया है। जितना आपको अपने नोट्स में करना उतना मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे करवाया था, है ना? याद है ना? लास्ट अपनी जो क्लास थी वो पूरा परिचय मैंने यहाँ आपको करवाया। उसमें भी कुछ बाकी रह गया है तो आपको ये बोला गया था कि अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से अपन क्या करेंगे? केदारनाथ का परिचय पूर्ण करेंगे। एक बार मैं आपको दोहरान करवा देती हूँ कि केदारनाथ का जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ है। ठीक है ना? जन्म कब का है? शॉर्ट में लिखूंगी 1 अप्रैल 1911। फिर है ना, बात आती है जन्म स्थान की, तो कमासिन इनका गांव था, जिला बांदा था, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर मैंने आपको ये भी बताया गया कि इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रहता है, तो या तो आप जिला और स्टेट याद कर लीजिए। स्टेट भी लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, तीनों चीजें नहीं लिखते हो तो जिला और राज्य तो लिखे ही लिखे। ठीक है ना? जैसे कि क्या है इनका? जिला बांदा। स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कमासिन याद रह जाता है नाम, बहुत ज्यादा कवि, दोनों कवि लेखक याद करते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चों पर बर्डन हो जाएगा, इसलिए। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई है। सर्वप्रथम प्रारंभिक शिक्षा का समय इनका अपने गांव में हुआ था, कमासिन ग्राम में। उसके बाद ये रायबरेली गए और थोड़ी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इनकी भाषा है खड़ी बोली। ठीक है बेटा? खड़ी बोली ब्रज भाषा। इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना और पांचाल को सारी अपने पाठ्य पुस्तक में दी गई है, तो अपन वहां से याद करेंगे और अपने परिचय में लिखेंगे। इनको पुरस्कार सम्मान भी मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, मैथिली शरण पुरस्कार है, सोवियत लैंड पुरस्कार है। ये सारे चीजें अपन अपने पाठ्य पुस्तक के सहारे से याद करते हुए क्या करेंगे? लिखेंगे। इनकी मृत्यु 2000 में हुई है। ठीक है ना? आई ना बात ध्यान में कि मैंने आपको क्या दौरान करवाया? ये केदारनाथ अग्रवाल है, इनका शॉर्ट में परिचय इसलिए करवाया है ताकि पीछे की क्लास के बाद आपको अच्छे से ये क्या है ध्यान में आ जाए। लास्ट वीडियो में अपन ने ये सब डिटेल से पढ़ा था और आज शॉर्ट में आपको बताया ठीक प्रकार से करना। जितना यहाँ लिखा है वो यहाँ से, बाकी अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से लिखेंगे। बात आती है अपने चैप्टर की, चंद्रगहना से लौटती बेर। ठीक है ना? चंद्रगहना क्या है? एक स्थान का नाम है। समझ आया ना? ध्यान आपको आ जाए कि चंद्रगहना क्या चीज है? एक स्थान का नाम है। लौटती, लौटना। ठीक है ना? बेर का मतलब या लौटते, लौटती बेर का उतरा लौटते समय। बेर का मतलब यहाँ समय, कि अपने जो कवि है वो किसी काम से गए हुए हैं और आते समय जिस राह से, जिस मार्ग से आ रहे हैं उसमें कौन सा जगह, कौन सा स्थान आता है बीच में? चंद्रगहना नाम का स्थान क्या है? गांव आता है। और चंद्रगहना नाम का जो ग्राम है वहां ये देखकर जब वापस लौटते हैं तो लौटते समय उन्होंने वहां जो दृश्य देखे हैं, किसानों के मुख पर जो प्रसन्नता देखी है, खेतों में जो लहराती फसल देखी है, अर्थात ये भी क्या है? एक प्रकृति प्रेमी कवि है। और प्रकृति का इन्होंने सुंदर मानवीकरण करते हुए जिस प्रकार एक सुंदर युवती को सजा धजा कर, एक सुंदर युवा को सजाकर उसको तैयार किया जाता है,
उसकी सुंदरता का हम बखान करते हैं, सेम उसी भांति प्रकृति का भी मानवीयकरण करते हुए उन्होंने बड़ी ही सुंदर तरीके से खेतों में लहलहाती फसल का अपने समक्ष क्या है वर्णन किया है। आई ना बात ध्यान में। तो अब अपन अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं पाठ का जो परिचय है वो पढ़ लेती हूँ। प्रस्तुत कवि में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग यह किसके लिए आया बेटा? प्रेम के लिए, कि जो अपने कवि है उनका प्रकृति के प्रति गहन अर्थात बहुत ज्यादा ही लगाव, बड़ी ही नजदीकी से बहुत ज्यादा प्रेम क्या है व्यक्त हुआ है। ये चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और लौटते समय है ना क्या है, लौटते हुए उसके किसान मन को खेल खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित क्या है कर लेते हैं। कि जो अपने कवि है कौन? केदारनाथ अग्रवाल, वो चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और वहां उनको क्या दृश्य दिखाई देता है? खेतों में लहलहाती फसल का। और ऐसे में उन दृश्यों के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं और अपने मन में जो आए भाव विचार है उनको क्या है प्रकट करते हैं। तो फिर देखिए इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में असाधारण सौंदर्य को भी देखती है। बात है ना ध्यान में। कभी कभार अपन ने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि कोई चीज तुच्छ होती है, कोई विशेष आकर्षित करने वाली नहीं होती है, साधारण सी होती है, लेकिन अपने मन को क्या है भा जाती है। और जो चीज अपन को अच्छी लग गई ना, भले वो दूसरों की नजरों में कितनी भी असाधारण हो, बात आ रही है ना ध्यान में, उनके जीवन में उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता है, लेकिन वो हमें अच्छी लग रही है, हमें प्रिय लग रही है, तो वही चीज है ना हमें बहुत अच्छी लगने वाली है और विशेष रूप से उसको हम क्या करेंगे अभिव्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे। फिर बात करते हैं, देखिए जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया, आपके पास कोई भी ऐसी चीज है नॉर्मल सी, या अपनी जो ड्रेस होती है पुरानी हो गई है, लेकिन अपन को वो क्या है अच्छी लग रही है। बात आ रही है ना ध्यान में। पुरानी ड्रेस है, अच्छी लग रही है, दूसरों के नजर में वो पुरानी है, लेकिन उससे कुछ अपना ऐसा लगाव है कि उसको अपन छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। उसके बारे में अगर किसी को महत्व बताने बैठेंगे ना तो अनंत बातें रहती है। वैसे ही कवि की जो रचनाएं हैं उनमें इन्होंने क्या किया है, असाधारण चीजों को भी बड़े ही साधारण ढंग से प्रस्तुत किया है और इस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदना से सुरक्षित कर रखना चाहती है। और यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता क्या है व्यक्त हुई है। बात आई ना ध्यान में कि कवि का कहना है कि जो शहरी वातावरण है वहाँ शोर शराबा है, चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है, कभी ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, हर तरह की बीमारियां वहाँ है, शोर शराबा है, आपस में भाईचारे के भाव नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, एक दूसरे से रेस्पेक्ट नहीं रह गई है, अपने जो रिश्ते हैं वो क्या है खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन उसकी तुलना हम गांव से करते हैं तो ठीक उसका विपरीत क्या है पाते हैं कि गांव में अभी भी वही भाईचारे के भाव हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, प्रेम है, लगाव है। बात आ रही है ना ध्यान में। सब एक दूसरे सुख दुख के साथी है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। और प्रकृति वहाँ क्या है बड़ी ही मुग्ध हो रखी है गांव पे, क्योंकि वातावरण अच्छा है, शुद्ध वातावरण है, हरियाली है चारों तरफ, तो वो क्या है स्वच्छ वातावरण और सुंदर व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार, भाईचारे के व्यवहार और भाईचारा प्लस शांति वहाँ छाई हुई है। इसीलिए कभी तुलना करते हुए कहते हैं कि शहरी क्षेत्रों से तो अच्छा हमारा क्या है गांव है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की कि कवि चंद्रगहना नाम के स्थान से लौट रहे हैं और वहां खड़े होकर देखते हैं खेतों में क्या है फसलें लहला रही है और उनको देखकर ऐसा प्रतीत करते हैं कि क्या है जो चने का पौधा है, भले ही वो छोटा सा बालिश भर का है और उनके ऊपर पुष्प निकला हुआ है, तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूल्हा पगड़ी बांधे हुए क्या है खड़ा है। और सरसों की पौध है ना वो भी कैसी है बड़ी ही सुंदर दिख रही है, उसमें पीले फूल लग गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या है
सयानी हो गई है, समझदार हो गई है और ये पूरा खेत मुझे एक मंडप की भांति लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सरसों को क्या है, विवाह किया जाएगा। उससे पहले क्या बताया गया है, देखो अलसी का पौधा जो कि बड़ा ही हठीला अर्थात जिद्दी है, वो क्या करता है, नाजुक होने के कारण भी इन लहरों, इन जो ये हवा चलती है इनसे टकरा, ये डरता नहीं है, इनसे सामना करते हुए बड़े ही जिद्दी तरीके से वहां खड़ा है, मानो कि एक पतली कमर वाली सुंदर सी युवती क्या है, खड़ी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब अपन एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब में। क्या देखा है लेखक, चंद्र गहना। चंद्र गहना क्या एक स्थान का नाम है। तो कवि का कहना है कि मैं जब में मार्ग से लौट रहा था तो मैंने कौन सा स्थान देखा, चंद्र गहना नाम का स्थान देखा है और उसके सुंदर दृश्यों को मैं क्या है, देख आया हूँ, जिसको मैं एक पल भी भुला नहीं पा रहा हूँ। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, कि जब मैं चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा था और ट्रेन का वेट कर रहा था, उस समय मैं खेत की मेड़ पर बैठकर वहां की जो लहलहाती फसलें हैं उनको क्या है, देख रहा था। बात आई ना, 3 पंक्तियां क्या पढ़ी, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर बैठा इस खेत की बैठा अकेला, कि खेत की मेड़ जो खेत का किनारा है ना, सुरक्षा के लिए जो मिट्टी की दीवार बनाई जाती है उसके लिए कहा जा रहा है कि मैं खेत की मेड़ पर बैठकर खेतों में जो लहलहाती फसल थी उस दृश्य को संजोकर अपने साथ क्या है, लाया हूँ और मैं चंद्र गहना नाम का स्थान क्या है, देखकर आया हूँ। एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना है। बीते मतलब छोटा सा, छोटा सा या 42 बराबर इतना सा पौध है ये चने की, ठीक है ना। बात आ रही है ना ध्यान में कि ये जो चने का पौधा है वो छोटा सा है, 42 भर का ही है, ठीकना सा, वह हरा ठीकना चना। ठीकना क्या होता है, नाटा या छोटा, ये छोटा है इसीलिए ये कहा गया है कि ये जो चने का पौधा है वो 42 भर का है, छोटा सा है। बात आ रही है ना ध्यान में। लेकिन फिर भी देखो, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। मुरेठा यहाँ किसके लिए आया बताओ, है क्या ध्यान? एक बार ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उससे पहले शब्दार्थ जरूर पढ़ना। पगड़ी क्या है, मुरेठा पगड़ी। बात आ रही है ना ध्यान में। जितने शब्दार्थ आ रहे हैं हर पंक्ति में बताया जा रहा है। चंद्रगहना स्थान का नाम है। लौटती बेर, लौटते समय की बात हो रही है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मैं चंद्रगहना नाम के स्थान पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था, बात आ रही है ना ध्यान में, उस समय क्या आया कि देख आया वह चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, कि मैं अकेला हूँ, चंद्रगहना नाम स्थान से लौट रहा हूँ और वहां की खेत पर बैठा, खेत की मेड़ पर बैठकर खेत के जो लहलहाती फसलें थी उनको क्या है, देख आया हूँ। उन दृश्यों को मैं अपनी आंखों में, अपने मन में संजोकर क्या है, लाया हूँ। मैंने वहां देखा कि एक 42 भर का चने की पौध है, चने का पौधा है, वो बड़ा ही छोटा सा है, लेकिन फिर भी उसने क्या है, उसके ऊपर गुलाबी फूल खिला है। तो उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि उसने अपने सर पर क्या बांधी है, पगड़ी बांध रखी है और वो सज धज कर क्या है, खड़ा है, एक दूल्हे की भांति। बात आई के ध्यान में। जिस प्रकार दूल्हे को क्या है, तैयार किया जाता है, श्रृंगार करते हैं, पगड़ी बांधते हैं, उसी भांति ये जो लहलहाती फसलें हैं, आप इससे क्या है परिचित हो। अपनी पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था सुमित्रा नंदन पंत ग्राम श्री, उसमें भी हरियाली के प्रकृति का सुंदर चित्रण था और यहाँ भी यही बात है। तो फिर देखिए कि ये बीते के बराबर ये हरा ठन्ना चना बांधे मुरेठा शीश पर, कि ये जो हरा चना है छोटा सा 42 भर का, ये अपने ऊपर गुलाबी रंग का फूल क्या है, खिल रहा है और उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो दूल्हे के भांति सज कर क्या है, खड़ा है।
मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। हटीली यहाँ किसके लिए आया है? जो परवर्ती अपन में है वो भी अलसी के पौधे में है क्या बेटा? 9th क्लास। हटीली प्रवृत्ति है ना, होनी भी चाहिए। जिद्दी प्रवृत्ति की बात हो रही है, ज्यादा नहीं है, मेरे बच्चे समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे। जिद नहीं किया करो बेटा ना, कुछ बातों में जिद अच्छा है, कुछ थोड़ी सी, और ज्यादा क्या है, जिद नहीं करना चाहिए। तो क्या कहा इन्होंने कि जो चने का पौधा है वो बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, उसके ऊपर गुलाबी फूल खिला है, पास ही मिलकर उगी है कि उसके पास में दूसरा अलसी का पौधा क्या है, लगा हुआ है। भाई खेत में फसलें लहरा रही है, तरह तरह की फसलें हैं, तो वहां अलसी का पौधा लहरा रहा है। देह की पतली, कमर की है लचीली, कि जो अलसी का पौधा है बड़ा ही नाजुक है। देह यहाँ शरीर के लिए आता है, तो यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही, अलसी के पौधे का जो तना है ना उसकी बात हो रही है कि अलसी के पौधे का जो तना है बड़ा ही पतला है, कमर है लचीली। भाई एक युवती की कमर लचीली होती है, अलसी का तना पतला है, तो जिस तरफ हवा का वेग रहता है वो पौधा भी उधर ही झुकता जाता है, लेकिन बड़ा ही जिद्दी प्रवृत्ति का है, अपने स्थान पर वैसे ही स्थिर रूप से क्या है, खड़ा है। फिर देखिए नील फूल को सिर पर चढ़ाकर कि उसके ऊपर भी किस रंग के फूल खिले हैं, नीले रंग के फूल क्या है, खिले हुए हैं, और वो भी बड़ी क्या है, सुंदर प्रतीत हो रही है। आई ना बात ध्यान में? आगे की लाइन देखो बेटा, कह रही जो छुए ये दू हृदय का दान उसको, कि जो मेरे अलसी का पौधा है बड़ा ही हटीला है, जिद्दी प्रवृत्ति का है, लेकिन एकदम पतला, देह का पतला, कमर का लचीला, अर्थात उसका तना एकदम नाजुक सा है, जिस तरफ हवा का वेग रहता है ना, उसी तरफ मेरा अलसी का पौधा क्या है, झुक जाता है, लेकिन है बड़ा हठी प्रवृत्ति का, कि टूटता नहीं है, क्षति नहीं होती है। फिर ये कहते हैं कि अगर उसको देख, उस पे क्या है, नीले कलर का फूल खिला हुआ है, और उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इस पौधे को, नाजुक से पौधे को कोई छुएगा तो वो अपना सब कुछ समर्पित क्या है, कर देगा, अपना सब कुछ दान क्या है, कर देगा। बात आई ना ध्यान में बेटा? क्या पढ़ा अपन ने? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसीलिए एक तरफ तो अपन क्या है, एक सुंदर युवा और एक सुंदर युवती का वर्णन कर रहे हैं कि एक सुंदर सी, नाजुक सी, पतली सी क्या है, युवती है, जिसकी कमर लचीली है, देह पतली है और बड़ी ही सुंदर है, सज धज कर। उसी भांति मेरा जो अलसी का पौधा है वो भी क्या है, उसका तना एकदम नाजुक सा है, पतला सा है, जिस तरफ हवा का वेग रहता है वो क्या है, झुक जाता है, और नीले रंग का उसमें क्या है, फूल खिला हुआ है, और उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही छुई मुई, अर्थात उसको जैसे ही छुएंगे, छूते ही अपना सब कुछ, अपना हृदय अर्थात सब कुछ क्या है, अर्पण कर देगी, दान कर देगी, नीले रंग का फूल। चने का जो पौधा है उसपे कैसा है, गुलाबी रंग का, सरसों पे क्या होगा, पीले रंग का। तो 9th क्लास आज अपन इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर आगे देखेंगे। जितना मैंने करवाया है, देखो बेटा थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन जितना करना है बड़े अच्छे ढंग से अपन को करना है। कि सर्वप्रथम अपन अपने जो कवि है उनका परिचय करेंगे ठीक प्रकार से। फिर जो चैप्टर का नाम है चंद्रगहना से लौटते हुए, इसका मतलब समझते हैं कि चंद्रगहना एक स्थान का नाम है, वरना तो तुमको पता ही नहीं चल पाएगा क्या पढ़ रहे हैं। लौटते समय कि कवि ने वहां जो दृश्य देखा है खेतों में लहराती फसल का, कैसा अनुभव हुआ है कवि को, कैसा महसूस कर रहा है, कैसे वो उनके प्रति आकर्षित हो गए हैं। बात आई थी ना कि असाधारण बात कोई बड़े ही साधारण ढंग से, सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो वही लहराती फसलें तो अपन भी देखते हैं, ऐसे विचार अपने मन में आते हैं क्या? वो क्षमता होनी चाहिए, अपने जो कवि में थी ना वैसी क्षमता अपने भी होनी चाहिए कि उन्होंने एक छोटे से पौधे चने का कैसा सुंदर वर्णन किया है, अलसी के पौध का कितना सुंदर वर्णन किया है। तो शब्दार्थ के साथ जितना मैंने करवाया है उतना आप चैप्टर पढ़ोगे, एक एक पंक्ति का शब्दार्थ की सहायता से अर्थ करेंगे। आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बेटा।